जय हिंद दोस्तों। लास्ट के वीडियो में हमने CDS 1 2023 के हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और इस वीडियो में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट फिर किस सब्जेक्ट में वीडियो कवर करनी है इसी पेपर के अंदर वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे। ये क्वेश्चन आई थिंक रह गया था, बाद में मैंने देखा ये क्वेश्चन छूट गया है, पहले इसे कवर करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म होने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नॉट करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर को रिक्रूट किया गया किन से, इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर से जैपनीज कैंप में। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वुमेन डिटैचमेंट इंट्रोड्यूस किया गया रानी ऑफ झांसी के नाम पे। बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों INA के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इंडियन नेशनल आर्मी के विषय में। तो देखिए इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है कि किसी युद्ध के बाद जब सामने वाले ओपोनेंट के जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें प्रिजनर के रूप में रख लिया जाता है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर कहलाते हैं। तो जो प्रिजनर ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर है उनसे लेकर के एक आर्मी क्रिएट करने का आइडिया ओरिजिनली कैप्टन मोहन सिंह का था। और ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी मलाया से उनके फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो जैपनीज से ये मदद लेंगे, और जैपनीज ने इनकरेज किया था इंडियन सिविलियन को कि एक एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। अगर आपने वर्ल्ड वॉर्स पढ़ा होगा तो काफ़ी आसानी से ये चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरीके से ब्रिटिश और जैपनीज आपस में इनके बीच मतभेद चल रहे थे। और इवन अगर कैप्टन मोहन सिंह की बात करें तो इन्होंने इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर से मदद लेने की बात कही। तो देखिए जैपनीज ने तब तक इनकरेज किया इंडियन सिविलियन को कि एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और इसके बाद प्रिजनर ऑफ वॉर्स की बात की गई। देखिए जैपनीज ने इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर कर दिया किन्हें, कैप्टन मोहन सिंह को। और इन्होंने प्रयास किया कि इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट किया जाए और रिक्रूट किया जाए मेंबर्स को। सिंगापुर के फॉल के बाद क्या होता है, कई सारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं ये कैप्टन मोहन सिंह को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और 1942 के एंड तक 40,000 यहाँ पे मैन जो है ये रेडी होते हैं कि INA को ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये देखने को मिला कि INA वुड गो इनटू एक्शन ओनली ऑन द इनविटेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस के इनविटेशन के बाद ही INA जो है ये एक्शन प्लान डिसाइड करेगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है द मूव टू फॉर्म दिस आर्मी हैज़ बीन सीन बाय मैनी एज अ चेक अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ द जैपनीज अगेंस्ट इंडियन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है और ये एक तरीके का बलवर्क के जैसा एक्ट करता है जिससे कोई पॉसिबल फ्यूचर जैपनीज ऑक्यूपेशन ना हो इंडिया में। सितंबर 1942 में पहली डिवीज़न क्रिएट हो जाती है INA की और 16,300 मैन होते हैं। देखिए जैपनीज जो है ये इंडियन इन्वेजन को कॉन्टेम्पलेट ही करते हैं, तभी तक जो है इनके बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस के बाद क्या होता है, कैप्टन मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया जाता है जैपनीज के द्वारा। और डिफरेंसेस का रीज़न ये था कि ये केवल टोकन फोर्स ही क्रिएट करने की इजाज़त दे रहे थे, बट जो कैप्टन मोहन सिंह है ये काफ़ी लार्जर आर्मी क्रिएट करना चाहते थे। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ। देखिए रास बिहारी बोस जी का रोल यहाँ पे काफ़ी बड़ा है और ये जापान चले जाते हैं 1915 में। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जब इंडिया में इनकी फेल हो जाती हैं तो इसके बाद क्या देखने को मिलता है, रास बिहारी बोस जी सुभाष चंद्र बोस जी के कार्यों से काफ़ी खुश होते हैं। और जब INA फॉर्म की जाती है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में, रास बिहारी बोस जी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और टोक्यो को छोड़ देते हैं इसके बाद। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये क्रिएट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। नाम ध्यान रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किनके द्वारा क्रिएट की जाती है, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो लीग है ये क्रिएट होती है 1942 में टोक्यो में, शहर का नाम भी ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी जब कब जुड़ते हैं INA के साथ, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब ये सिंगापुर जाते हैं और रास बिहारी बोस जी के साथ मिलते हैं तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंट्रोल और लीडरशिप को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की और INA की किन्हें, सुभाष चंद्र बोस जी को। कब, जुलाई 1943 में। सो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल कह सकते हो कि जो जितने भी यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित कार्य हैं ये इनमें रास बिहारी बोस जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं INA के अगस्त 25 में। और यहाँ पे बाकायदे प्रोविजनल गवर्नमेंट की व्यवस्था देखने को मिलती है फ्री इंडिया के लिए, और इनमें हर तरीके के पोर्टफोलियोज आप देख सकते हैं। एक वुमेन रेजिमेंट भी इस्टेब्लिश की जाती है रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से। तो अभी हमने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग देखा कि इनिशियली जो है ये जैपनीज कैंप में इंडियन प्रिजनर को इंक्लूड करने का श्रेय जो है ये कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। बट लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर के रिक्रूटमेंट की बात आएगी तब सुभाष चंद्र बोस जी सही होगा।
और इसके बाद ये तो बिल्कुल सही, अभी हमने देखा रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के नाम से देखने को मिला। पहले को लेकर के कुछ लोगों को डाउट है, बट मेरा मानना है पहला सही होगा। दो रीज़न से, पहला तो ये कि अगर आप कंप्लीट देखें लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, तो ये रिक्रूट करने में कैप्टन मोहन सिंह कामयाब नहीं होते हैं। इसका रीज़न भी हमने देखा कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स को इंक्लूड करना चाहते थे, बट यही एक रीज़न बना बिकॉज जैपनीज केवल टोकन फोर्स के रूप में ही सोल्जर्स को इंक्लूड करवाना चाहते थे, और ये डिफरेंसेस का कारण बनता है, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला बिल्कुल सही होना चाहिए और दूसरा तो सही है ही, और तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बनता है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। तो 79 तक हमने कवर किया था। 88 नंबर का क्वेश्चन देख, उस बैटल का नाम बताइए जिसमें ट्रेवनकोर किंग ने डिफीट किया डच को 1741 में। ऑप्शन है हमारे पास पोर्टो नोवो का बैटल, कोलाचेल का बैटल, पोलिलोर का बैटल या फिर चंगनसेरी का बैटल। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन है और नॉर्मल सोर्सेज में आपको ये डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम वगैरह में पोर्टो नोवो बैटल तो है डेफिनेटली, बिकॉज ये काफ़ी फेमस बैटल था, लेकिन कोलाचोल बैटल के बारे में आपको नहीं देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड सोर्सेज में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द बैटल ऑफ कोलाचेल। पोर्टो नोवो नहीं है और ये किसी भी स्टैंडर्ड सोर्सेज में, जैसा कि मैंने बताया, नहीं देखने को मिलेगा। इवन शेखर बंदोपाध्याय सर की किताब में भी नहीं, और बाकी जो नॉर्मल सोर्सेज हैं उनमें डायरेक्टली इस बैटल का जिक्र नहीं मिलेगा। तो आइए फिर हम इसे समझ लेते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। बैटल ऑफ कोलाचेल की बात करें तो 1741 में ये बैटल देखने को मिलेगी और ट्रेवनकोर के राजा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ट्रेवनकोर के राजा कौन थे उस टाइम? मार्तंड वर्मा। ध्यान रखिएगा, राजा मार्तंड वर्मा। और वैसे अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने नाम सुना होगा ट्रेवनकोर के किंगडम के साथ टसल का, बट इस वॉर का एग्जैक्टली नाम डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा। तो यही है 1741। और इस डच के फिर एडमायरल कौन होते हैं, तो ये नाम प्रोनाउंस करना बड़ा डिफिकल्ट है, ये आप देख सकते हैं, यूस्टाचियस डी लेनोए। लगे हाथ बैटल ऑफ पोर्टो नोवो को भी कवर कर लेते हैं। 1781 में देखने को मिलेगा। हालांकि ये बैटल ऑफ पोर्टो नोवो आपको आसानी से हिस्ट्री बुक्स में देखने को मिल जाएगा। 1781 में ये किनके बीच, तो मैसूर के किंगडम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और जगह कौन सी? पोर्टो नोवो। वर्तमान में नाम क्या है? पारंगी पेट्टाई। ठीक है, और ये कब? तो ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस रिवोल्ट में कोया और कोंडा ट्राइबल चीफ अगेन देखने को मिली लोकल ओवरलॉर्ड के, जो कि मनसबदार फैमिली से थे? क्या ये रंपा रेवेलियन है 1879 का? क्या ये गुदेम अपराइजिंग है 1886 का? दोबारा रंपा रेवेलियन है, बट यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है और 1922 का टाइम पीरियड कहा जा रहा है। और चौथा है तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल। सो ये स्पेक्ट्रम बुक है। देखिए, पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। यह टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1857 के रिवोल्ट से पहले भी कई सारे रिवोल्ट देखने को मिले और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोया रिवोल्ट के बारे में आप देख सकते हैं। कोया किस रीजन में है? ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में। तो यहाँ पे खोंडा सारा चीफ्स ज्वाइन करते हैं और कई बार यहाँ पे रेबिलियन देखने को मिलता है 1803 में, 40 में, 45 में और अलग अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। दे रोज वंस अगेन इन 1879-80 अंडर तोमासोरा। और इनका कंप्लेंट क्या था? तो पुलिस और मनी लेंडर्स, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स देखने को मिला और न्यू रेगुलेशंस, डिनायल ऑफ देयर कस्टमरी राइट ओवर फॉरेस्ट एरिया। तो कुल मिलाकर के मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, फॉरेस्ट राइट वगैरह के वायलेंस की बात देखने को मिली। और ये था किनके खिलाफ? तो पुलिस, मनी लेंडर्स, ये मेनली थे। तो नाउ आपके मन में ये आया होगा फिर रंपा रिवोल्ट 1922 से 24 वाला कौन सा था? तो ये आप पढ़ सकते हैं, रंपा रिवोल्ट लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ द कोयास, और ये 1922 से 24 के बीच देखने को मिला रंपा रीजन में, आंध्र प्रदेश में। और किस लिए? तो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के खिलाफ। नाउ अब इसे दोबारा देखिए, लोकल ओवरलॉर्ड मनसबदार फैमिली की बात की गई, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, द रंपा रेबिलियन 1879-80, क्योंकि ये वाला जो रंपा रेबिलियन है ये ब्रिटिश के खिलाफ था, राइट। तो सही आंसर क्या है फिर यहाँ पे? ऑप्शन ए। दोस्तों वैसे अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर है तो कई सारे न्यूज़ में इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं जितने भी जैसे रंपा रेविलियन से संबंधित जो है तो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल सिटी ऑफ जॉय। तो सिटी ऑफ जॉय नाम का जो नोवेल है ये किनके द्वारा लिखी गई है? लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लेपेरी, रुडयार्ड किपलिंग या मार्क तुली?
ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था। रिसेंटली फ्रेंच ऑथर डोमिनिक लेपायर का निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में, और इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी सिटी ऑफ जॉय। ये हाल ही की न्यूज़ है, काफ़ी रिसेंट की। डोमिनिक लेपायर की 1985 की नोवेल है सिटी ऑफ जॉय, जो रिक्शा पुलर, कलकत्ता के एक रिक्शा पुलर के जीवन की कठिनाइयों को दिखाता है, और इसी वजह से या आप कह सकते हैं कि सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को रेफर करता है। बाकी डिटेल्स आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्किप ना करें, बिकॉज कई बार जो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर को हिस्ट्री से लिंक करके काफ़ी अच्छे से पूछा है इन्होंने। G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से, ये कहाँ से डिराइव्ड है? महा उपनिषद से डिराइव्ड है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और ये मैंने डिस्कस भी किया था, इस तरीके का क्वेश्चन जब पूछा गया था थीम पे ही बेस्ड, तो उस टाइम पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया था सारे। नभो स्पर्श दीपम, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इस तरीके के इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ से लिए गए ये मैंने शेयर किया था वीडियो में। सो अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए अतिथि देवो भव जो है ये किस स्क्रिप्चर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का, जो राय गज केसरी और दया गज केसरी, ये जो टाइटल्स हैं ये किन डायनेस्टी से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अगेन टफ है, और काकातिया वंश वैसे इसका सही आंसर है। और काकातिया वंश के बारे में एनसीईआरटी वगैरह में काफ़ी कुछ मेंशन्ड है, बट ये पर्टिकुलर फैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ बल्कि बुक्स हैं जो काफ़ी पहले की बुक्स हैं उनमें है मेंशन्ड, बट मैं चाहता हूँ केवल स्टैंडर्ड सोर्सेज ही यहाँ पे डिस्कस करूँ। काकातिया वंश की महारानी रुद्रमा देवी का नाम आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। उन्हें ही राय गज केसरी कहा जाता था। सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, ये भी हिस्ट्री का काफ़ी टफ क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन के उस लोकेशन को बताइए जिनमें ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज है, और ये बेनिफिट ऑफ हीज पीपल्स बाय किंग, यानी किंग के द्वारा उनके पीपल्स के बेनिफिट के लिए अरेंज किए गए 7th और 8th सेंचुरी के आसपास। ऑप्शन है हमारे पास एन्नाइरम, उत्तर मेरूर, सियामंगलम और कुडुमिया मलाई। सो इसका सही आंसर कुडुमिया मलाई है। पल्लव इंस्क्रिप्शन कुडुमिया मलाई से ये रेफर करती है ग्रेट म्यूजिशियन रुद्राचार्य जी को, और 120 इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं केव टेम्पल में। सही आंसर क्या है यहाँ पे? कुडुमिया मलाई। अगला सवाल देखिए, बेहद आसान है। दस्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि दस्तक किसे कहा जाता था 18th सेंचुरी में? क्या ये कोई सिग्नेचर था, लैंड डॉक्यूमेंट था, ट्रेड परमिट होता था, या टैक्स ऑन टेक्सटाइल था? तो बड़ा ही आसान सवाल है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ट्रेड परमिट को दस्तक कहा जाता था, बिकॉज दस्तक जारी किए जाते थे किंग्स के द्वारा, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी जाती थी फैक्ट्री खोलने की और ट्रेड करने की। तो ये बड़ी ही आसानी से आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, और स्पेक्ट्रम वगैरह सारे सोर्सेज में कवर्ड है। और स्पेक्ट्रम में अगर आप देखना चाहें तो पढ़ सकते हैं, द कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक यानी पासेस, ताकि ट्रांसपोर्ट किया सके इन गुड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से ऑप्शन में से जो है ये प्राइमरली एसोसिएटेड है दादनी सिस्टम के साथ? ऑप्शन है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वारफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल, रेवेन्यू कलेक्शन। दोस्तों ये NIOS की बुक है, और 12th क्लास की हिस्ट्री का 13 चैप्टर है। चैप्टर है इकोनॉमी, यानी हिस्टोरिकल इकोनॉमी हम देखेंगे मिडिवल इंडिया की। इसी चैप्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कवर किया गया है सभी सिस्टम के बारे में, जिसमें दादनी सिस्टम भी शामिल है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे हुंडी वगैरह आप देखें तो सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है। इसके अलावा इसी चैप्टर में अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिलहाल हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ये गांवों में ऑर्गेनाइज किया जाता था और कस्बा में भी ऑर्गेनाइज किया जाता था, और इनके लिए कारखाना होते थे, और इन्हीं कारखानों में जो है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। रूरल एरिया की अगर बात करें तो जो आर्टिसन है ये आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करते थे, जो डेली यूज के आर्टिकल्स होते थे उन्हें। अब इसी में आगे अगर आप देखें तो ये जो आर्टिसंस हैं, यानी
जो भी कामगार हैं ये विलेज सोशल नेटवर्क का पार्ट है जजमानी सिस्टम के तहत। जजमानी सिस्टम क्या कहता है? जजमानी सिस्टम जो है ये डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में ऑर्गेनाइज था। आई थिंक जजमानी सिस्टम पे किसी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और लोगों को सोर्सेज नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे कई सारे हिस्ट्री के सोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साउथ इंडिया में मेनली डेक्कन महाराष्ट्र इन रीजन में देखने को मिलेगा। और जो विलेज आर्टिसन थे, जो कामगार हैं और जो सर्वेंट्स हैं इन रीजन के, इन्हें बलूटेदार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इस बात को, अभी तुरंत ही क्वेश्चन आने वाला है। बलूटेदार किन्हें कहा जाता था? तो गाँवों के जो आर्टिसंस हैं और जो सर्वेंट्स हैं इन्हें बलूटेदार कहा जाता था। आगे देखिए, प्रत्येक क्राफ्ट के लिए स्पेशलाइज्ड आर्टिशन होते थे। ऑब्वियसली हर एक तरह की स्किल के लिए अलग अलग आर्टिशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि मार्केट के लिए आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते थे। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल आर्टिशन जो है ये खुद ही नेसेसरी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते थे और कोमोडिटीज़ को मैन्युफैक्चर करते थे, फिर मार्केट में इन्हें बेचते थे। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये खुद के लिए खुद आर्टिशन के द्वारा हो रहा है, राइट। लेकिन इस प्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जो प्रोडक्शन है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिविजुअल बेसिस के आधार पे, इस वजह से जो आर्टिसन है इन्हें बड़े रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली फंडिंग और इन चीज़ों की कमी होगी। तो इस वजह से आगे क्या देखने को मिलता है कि जो साइज ऑफ प्रोडक्शन है ये तो स्मॉल रहना ही है, बट रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है जिसे डार्डनी सिस्टम का कहा जाता है। तो डार्डनी सिस्टम क्या है? डार्डनी सिस्टम एक तरीके का रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है। ये अर्लियर प्रोडक्शन किस रूप में हो रही थी? आर्टिसन जो है, आर्टिसन जिन्हें बलूटेदार कहा जा रहा है, ये क्या करते हैं? ये खुद से ही चीज़ों को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने जाते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे आप कह सकते हैं कि जो हाई क्वालिटी के मटेरियल्स हैं ये प्रोड्यूस नहीं किए जा पा रहे, और इसका रीज़न ये है कि जो साइज ऑफ फाइनल प्रोडक्शन है यह भी स्मॉल रह रही है। तो नाउ न्यू सिस्टम आ चुकी है डार्डनी सिस्टम। डार्डनी सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो आर्टिसन है इन्हें नेसेसरी रॉ मटेरियल दिया जा रहा है और एडवांस मनी दी जा रही है। क्यों? ताकि कुछ जो मर्चेंट्स हैं ये एडवांस मनी इसलिए दे रहे हैं बिकॉज जो आर्टिसन है ये बेटर वे में चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाए, और एक बार निश्चित समय अवधि खत्म होने के बाद मर्चेंट्स फिनिश गुड को कलेक्ट कर लेते थे और इसके बाद मार्केट में बेचते थे। तो इससे फंडिंग की जो इशू है ये सॉल्व हो गई। नाउ आप खुद ही आंसर करिए अब इसे, क्या ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन से संबंधित था, क्या ये वॉरफेयर से संबंधित था, ऑफिशियल के पेमेंट से संबंधित था, या रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित था? तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल प्रोडक्शन से तो डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं, क्राफ्टमैनशिप की बात देखने को मिली। वारफेयर से भी कोई खास संबंध बैठ नहीं रहा डार्डनी सिस्टम का। पेमेंट टू ऑफिशियल, और चौथा है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन जैसा तो कुछ हमने नहीं देखा। ऑब्वियसली ये सिंपल सी सिस्टम है जिसमें मर्चेंट जो है ये बलूटेदार यानी आर्टिशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं मनी वगैरह, और बाद में फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है ये इनसे ले रहे हैं। तो आई थिंक फिर यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। पता नहीं ऑफिशियल वर्ड कहाँ तक सही है, बट पेमेंट वगैरह की बात है। तो लेट्स वेट फॉर फाइनल आंसर, बट फिलहाल के लिए ऑप्शन सी ज़्यादा इंक्लिनेशन है और चांसेस बहुत ज़्यादा है ऑप्शन सी होने के, बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन देखिए, बलूटेदार के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी बातें सही हैं। ये विलेज सर्वेंट और आर्टिशन थे, तो पहला ये कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली के द्वारा इन्हें एम्प्लॉय करवाया जाता था। तीसरा ये है कि मेडिवल डेक्कन और महाराष्ट्र में ये एग्जिस्ट करते थे। तो अभी हमने देखा बलूटेदार के विषय में कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये विलेज आर्टिसंस और सर्वेंट्स होते थे किन रीजन में? तो डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इसका मतलब पहला सही है, तीसरा भी सही है। क्या दूसरा सही है? क्या हमने कहीं देखा इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली इन्हें एम्प्लॉय करवा रही हो? बिल्कुल गलत है। पीजेंट फैमिली खुद ही उस टाइम पे काफ़ी पुअर होती थी, तो डायरेक्टली इन्हें कैसे एम्प्लॉय करवा सकती थी? इस तरीके से लॉजिकल गेसिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी 1 और 3। और इसका रीज़न भी यही था, जो डार्डनी सिस्टम लाया गया इसका रीज़न ही यही था कि जो बलूटेदार्स हैं इन्हें एम्प्लॉय फिर करवाया जाने लगा एक तरीके से, बिकॉज फंडिंग और सारी चीज़ें जो है ये मर्चेंट्स देने लगे डार्डनी सिस्टम के तहत। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को देखिए, कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये भीमा नदी के तट पर है? कंगनहल्ली स्तूपा के जो रिमेन्स हैं ये 1st से 3rd सेंचुरी एडी के बीच देखने को मिलते हैं। एम्पेरर अशोका का इमेज भी देखने को मिलता है इस साइट में। तो देखिए ये भी अगेन करंट अफेयर्स है, काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है। आई थिंक अप्रैल या मई 2022 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था और द हिंदू और सभी अखबारों के द्वारा कवर किया गया था। इवन हमने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इसे कवर किया है।
मैं दोबारा पिन कर दूंगा, इसे आप चेक करिएगा। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, रेणु अशोका वाला क्वेश्चन आपको याद होगा। तो उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था। क्या ये भीमा नदी के तट पर है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये फैक्ट डायरेक्टली पढ़ा हो तभी आप इसे आंसर कर सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में भीमा रिवर के बारे में पढ़ा होगा और कंगनहल्ली की आपको अगर ब्रीफ आइडिया है कि किस स्टेट के अंदर है, तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है ये, और डेट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हालांकि ये टफ होता है याद रखना, बट अगेन करेंट अफेयर वाली बात हो गई थी, तो सभी न्यूज़पेपर के द्वारा ये फैक्ट्स कवर किए गए थे। तीसरा, एम्पेरर अशोक की इमेज, ये तो बिल्कुल सही होना ही है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ये 113 और 114 नंबर वाले सवाल काफ़ी यूनिक है। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस वायसरॉय के द्वारा पहली बार जो काउंसिल को शिमला में शिफ्ट किया गया समर सीजन में? ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या विलियम बेंटिक। दोस्तों ये थीम्स एनसीईआरटी का पार्ट 3 है, चैप्टर का नाम है कॉलोनियल सिटीज़। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फर्स्ट हिल स्टेशन के विषय में। देखिए हिल स्टेशन जो है ये डिस्टिंक्टिव फीचर दिखाते हैं कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट के, और जो हिल स्टेशन की फाउंडिंग और सेटलिंग है ये ब्रिटिश आर्मी की नीड के साथ कनेक्टेड थी। ये लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक सीएपीएफ में। सीडीएस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो शिमला है ये गुरखा वॉर के टाइम पे फाउंड की गई, जो कि एंग्लो मराठा वॉर है 1818 का। तो ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश आर्मी की नीड से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन थे थोड़े कंफ्यूजिंग, और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। बट यहाँ पे अगर आप सोइसी कॉलोनियल सिटीज़ वाले चैप्टर में ये फैक्ट आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने ऑफिशियली मूव किया अपने काउंसिल को शिमला, और ये जो कैपिटल शिफ्टिंग वाली प्रैक्टिस है ये देखने को मिली हॉट सीजन यानी समर सीजन के दौरान। शिमला ऑफिशियल रेजिडेंसी बन गया कमांडर इन चीफ का इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन भी वर्बेटिम थीम्स सीरीज की एनसीईआरटी से। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। मज़े विद्यापीठ नाम की जो बुक है इसके ऑथर कौन है, जो कि बम्बई के वर्किंग क्लास के लाइफ को दिखाता है? नारायण सुर्वे, अमोल पालेकर, बालचंद्र नेमड़े या फिर नरेंद्र जाधव। ये क्लास 10 एनसीईआरटी की चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है वर्क लाइफ एंड लीजर सिटीज़ इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए हैं अर्बनाइजेशन वगैरह के। बॉक्सेज जैसा कि मैंने बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सोर्स डी है, द मेनी साइड ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के जो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इन्हें दिखाया गया है, तो ये बहुत ही मर्मस्पर्शी है। और इसके बाद ये बताया गया है कहाँ से लिया गया है, तो मेजे विद्यापीठ नाम से एक्सपर्टेड है ये पोयम, जो कि नारायण सुर्वे जी के द्वारा 1975 में लिखी गई है। तो कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं बॉम्बे में ये दिखाया गया है मजे विद्यापीठ में, जो कि लिखी गई है नारायण सुर्वे जी के द्वारा 1975 में। तो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये हमने कवर किया है। आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ब्रह्मो समाज पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्म सभा की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? तो ये की जाती है राधाकांत देव जी के द्वारा। और हिस्ट्री क्विजेस भी हमने कंडक्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उस टाइम पे भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। सही आंसर ऑप्शन ए है, राधाकांत देव। वैसे ये सभी एनसीईआरटीज़ के अंदर भी मेंशन्ड है। सो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था कब? 24 जुलाई को। और क्वेश्चन क्या था? धर्म सभा से संबंधित मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय राधाकांत देव। इट अपोज द अबोलिशन ऑफ सती। इट अपोज द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल। और नॉट करेक्ट मैंने पूछा था। सही आंसर क्या था? 3 ओनली। क्यों 1 और 2 इसलिए गलत है बिकॉज सती के अबोलिशन को अपोज तो किया गया, बट वेस्टर्न एजुकेशन फॉर वुमेन की बात की गई थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो काफ़ी आसानी से फिर आप आंसर कर सकते थे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं या फिर अगर आपने इसे हिस्ट्री के बुक्स में कवर किया है तो। सो दैट्स ऑल। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तो उसे कवर कर ही लेंगे। और इसके बाद जस्ट इस वीडियो के बाद आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।